नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं राजनीति की एक बड़ी खबर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात हो रही है। दरअसल ममता बनर्जी यहां कल की बैठक में हिस्सा लेने पहुंची हैं, जिसमें कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही कानून मंत्रालय की ओर से यह बैठक बुलाई गई है और उसी के दौरान अरविंद केजरीवाल भी उनके घर पर यहां उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं और यहां पर दोनों ही मुख्यमंत्रियों की मुलाकात चल रही है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों ही वो नेता हैं जो 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। दोनों ही अपने अपने राज्यों में और साथ ही पंजाब में जीत के बाद काफी आश्वस्त हैं, काफी भरोसे में हैं। इसके बाद अब ये जो मुलाकात हो रही है, क्या खिचड़ी पक रही है? जी, दो बातें हैं जो इसमें निकल रही हैं। पहला, पिछले साल जीत कर आए बंगाल में, उसके बाद अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे। तो उसके बाद लगभग मान के चलिए कि 11 महीने में ये मुलाकात है जो अरविंद केजरीवाल पार्टी गोवा में चुनाव लड़ने पहुंच गई, ये लगनी शुरू हो गई थी। क्या अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के संबंध खराब हो गए हैं? कि आम आदमी पार्टी वहां पहले से शिद्दत से लगी थी और तृणमूल कांग्रेस भी वहां पर चुनाव लड़ने पहुंच गई थी। तो इस चुनाव के बाद में अब ये जो पहली मुलाकात हुई है, ये दोनों के जो बीच में जो रिश्तों में जो खटास की अटकलें लग रही थी, उस पर ये जो मुलाकात है ये विराम लगाती हुई दिख रही है। और दूसरा, अभी दोनों साइड से कुछ बताया तो नहीं गया है कि आखिर किस चीज को लेकर ये मुलाकात हुई है, क्या मुद्दा था, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि और संभावना इस बात की है कि एक तो विपक्षी एकता कि किस तरह से आने वाले समय में 2024 चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट किया जाए, और दूसरा अभी कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं देश के अंदर। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है, ऐसा समझा जा रहा है कि दोनों नेताओं की जो करीब आधा घंटा मुलाकात चली है, अब तो मुलाकात खत्म हो गई है, आधा घंटा जो मुलाकात हुई है उसमें इन्हीं दो मुद्दों पर चर्चा हुई है कि विपक्षी एकता, राष्ट्रपति चुनाव। जी शरद, लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है कि जो दोनों की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या वो विपक्षी एकता के आड़े नहीं आएंगी? क्योंकि अभी हमने देखा कि गोवा में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था और दोनों ही नेताओं की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। खासतौर से जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के इरादे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि गोवा को लेकर जो है अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि क्या अब दोनों के संबंध वैसे नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि ममता बनर्जी इस बीच में कई बार दिल्ली आई, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई कि अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने गए हों। इसलिए इन अटकलों को हवा लगनी शुरू हो गई कि क्या दोनों के रिश्ते जो हैं वो अब पहले से नहीं रहे हैं, क्योंकि दोनों के जो रास्ते हैं वो एक दूसरे को काटते हुए भी दिख रहे हैं। कि जैसा कि आपने बताया कि दोनों ही 2024 के लिए एक बड़े कंटेंडर के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उभरते हुए दिख रहे हैं। खासतौर से पश्चिम बंगाल जैसा बड़ा राज्य जीता है तीसरी बार, और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पास जीता है। तो संभव है कि आगे किस तरह से अपने संबंध ठीक रखे जाएं, या आगे किस तरह से जो है विपक्षी एकता रखी जाए कि ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ चले जाएं, या मिलके कुछ एक नया विकल्प जो है पेश करने की कोशिश की जाए। इन सब पर हो सकता है की चर्चा हुई हो, लेकिन अभी दोनों साइड से ही ना ही ममता बनर्जी की तरफ से और ना ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से कुछ बताया गया। और ये बहुत जाहिर भी है कि इस तरह की बातें जो हैं खुलकर इतनी ज्यादा जो है मीडिया में या फिर आम लोगों के सामने नहीं आया करती हैं, नहीं बताई जाती हैं। लेकिन खिचड़ी कुछ ना कुछ तो पक रही है, क्योंकि राजनीति है, यहाँ खाली बेमतलब की मुलाकातें यूं ही नहीं हो जाया करती हैं। बिल्कुल शरद, शुक्रिया आपका। और जिस खिचड़ी पकने की बात आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर ये जो मुलाकात है काफ़ी दिलचस्प मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात आज दिल्ली में हुई है। काफ़ी लंबे समय बाद दोनों के बीच जो बर्फ है वो पिघली है और ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है विपक्षी एकता और साथ ही आने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। आगे बढ़ते हैं। जो खिचड़ी की बात हो रही है, वैसी ये खिचड़ी पटना में भी पकाई जा रही है काफी लंबे समय से। और आज जीतन राम मांझी ने इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और चिराग पासवान भी वहां पहुंचे। बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन भी इस इफ्तार पार्टी में मौजूद थे।
आज इफ्तार के लिए आए थे माजी जी के यहाँ और वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, पुनः उनका आशीर्वाद मैंने लिया और बस और कहना क्या इस पे। इफ्तार, ईद, होली, दिवाली ये त्यौहार है, इसमें राजनीति तलाशना गलत है। कोई भी दावत होती है, शादी ब्याह होता है, त्यौहार होता है, तो लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। राजनीतिक मतभेद त्यौहार को प्रभावित नहीं करते हैं और ये त्यौहार है, इसमें कई दल के लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। सब लोग थे ना, हर दल के लोग थे ना। लेकिन स्पेशली आपका स्वागत खूब अच्छे से करते हैं। कल आपको बाहर तक छोड़ने भी आए, छोड़ने आए, हम भी उनको छोड़ने गए और हमने तो सभी को छोड़ा। तो सबको जो है, जो भी मेहमान हर दल से आए थे, हमने गेट तक सबको ले जाकर के छोड़ दिया। कैसे देखते हैं? ये देखिए शिष्टाचार मुलाकात है, इसको और कोई दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम बोलेंगे तो आप लोग मानिएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अपना अलग अलग चश्मा लगा रखा है। बात करते हैं पंजाब की, जहां आज पटियाला में शिवसेना के द्वारा निकाले गए खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई और कई सिख संगठन तथा हिंदू कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले को सुलझाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान दोनों ओर से तलवारें भी लहराई गईं और पथराव भी किया गया। शिव सैनिक खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए वहां से निकले। इस दौरान कुछ सिख संगठन भी तलवारें लहराते हुए सड़कों पर आ गए। दोनों ओर से स्थिति तनावपूर्ण बन गई और पथराव भी किया गया। बाद में पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की। आज से 1 साल पहले कोरोना ने कई परिवारों को तबाह कर दिया था। लखनऊ के पास एक परिवार के तो 8 सदस्य 24 दिनों में चल बसे। जो कोरोना से हारे नहीं, उनके सामने भी चुनौतियां बनी हुई हैं। आप मुझे बता दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, आप बस मुझे ये बता दीजिए। डराने वाला सन्नाटा गांव के उस घर में जो हमेशा लोगों से चहचहाता रहता था। लखनऊ के पास इस घर के 8 लोग 24 दिनों में चल बसे, हर 3 दिन में एक। ये कोरोना की दूसरी लहर की बात है। यादव परिवार में जिन लोगों की मौत हुई, उनमें 2 बहनें, 4 भाई, उनकी मां और एक रिश्तेदार थी। कुछ लोग एक प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए लड़ते हुए मरे, तो कुछ घर पर। इसमें कौन वाले भैया रहते? निरंकार भैया। सीमा सिंह यादव के 45 साल के किसान पति निरंकार सिंह की मौत अस्पताल में हुई। उनका पूरा साल सदमे में ही बीता है। 1 साल बाद उनकी सबसे बड़ी चिंता उनके 19 और 21 साल के बेटों की पढ़ाई लिखाई की है। उनका बड़ा बेटा हैदराबाद में फैशन डिजाइन का छात्र है। छोटे बेटे ने इस साल 12वीं का इम्तिहान दिया है और खेती बाड़ी के काम में उनकी मदद करता है। एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो गई। हम लोग यही है कि बच्चों के सारे सोच लो जी रहे हैं हम लोग। इतना हम लोग भी बीमार पड़ गए थे, बच्चे हम लोगों को मुंह में खिलाया है। सोचो कि जबरदस्ती कि मम्मी अगर आप नहीं खाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो बच्चों के सहारे हम लोगों को जीना पड़ा है, सोच लीजिए सब। कुसमा देवी के पति विजय कुमार सिंह भी किसान थे और घर में सबसे बड़े। एक निजी अस्पताल में 10 दिनों तक संघर्ष करने के बाद उनकी मौत हो गई। कुसमा ही अब घर की प्रमुख हैं। सरकार के पैसे तो मिले हैं, लेकिन भविष्य को लेकर उनके सामने कई तरह की चिंताएं हैं। और ये दोनों लोग एक ही हॉस्पिटल में आगे भी हमको लगता है कि कैसे हम लोग घर संभालेंगे, बच्चों को संभालेंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे। 2 औरतें हैं बस, कैसे इनका खर्चा बच्चों का संभालेंगे, कैसे इनकी शादी बारात करेंगे। पढ़ाई ही देखना है, सबसे पढ़ाई में बहुत पैसा लग रहा है। इस घर में जो शांति है, जो चुप्पी है,
वो इस बात का आपको एहसास कराती है कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार कोविड की सेकेंड वेव के दौरान उजड़ गया। यही उम्मीद, यही प्रार्थना हम कर सकते हैं कि इस तरह के मंजर हम लोग फिर कभी अपने जीवन में ना देखें। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।